Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Am I audible to everyone? जी स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Hmm. And let me know if the screen is visible to you people as well. Hmm. Okay जी, the topic that we have to cover today is agreement mistakes. आज हमने इस टॉपिक को कवर करना है। इससे पहले हमने conjunctions कर लिए हैं, word combinations कर लिए हैं, stress inversion कर लिया है। With that हमने types कर ली हैं, clauses की, sentences की और phrases की। आज जो हमने टॉपिक करना है वो एग्रीमेंट मिस्टेक्स पे है, जिसके अंदर बेसिकली हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना होता है। एग्रीमेंट मिस्टेक को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है कि क्या हमने ठीक सब्जेक्ट को देखते हुए ठीक वर्ब लगाया हुआ है, इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसी एग्रीमेंट में वो मिस्टेक्स दे देता है आपको, जिसको फिर आपने ठीक करना होता है सेंटेंस के अंदर। एग्रीमेंट मिस्टेक्स आपकी नॉर्मल लाइफ में भी वेन एवर यू आर राइटिंग समथिंग, इट इज वेरी कॉमन। दीज आर द मिस्टेक्स दैट यू पीपल ऑफन मेक, और फिर आप लोगों को पता नहीं होता। इसका इसके अंदर यूजुअली ऐसा होता है कि आपने ठीक सब्जेक्ट के साथ ठीक वर्ब नहीं लगाया हुआ होता, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट ठीक नहीं होता। तो आज हम इसी के ऊपर ही बात करेंगे। इसके डिफरेंट हम कंडीशंस डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर हमें कैसा वर्ब लगाना चाहिए कि सब्जेक्ट को देखते हुए कैसा वर्ब होता है। जैसे यूजुअली आप लोगों ने टेंसेस किए होते हैं, तो आप लोगों को पता होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एस या यस किस कंडीशन में लगता है और किस कंडीशन में नहीं लगता। इसी तरह कौन सा वर्ड जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, किसको सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं, किसको प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं। ये सारी चीजें आपके पास एग्रीमेंट मिस्टेक्स में आती हैं दैट वी आर टू कवर इन टुडेस क्लास। अच्छा जी, अगर हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस वी हैव अ सेंटेंस, अली प्लेज क्रिकेट। इसके अंदर अली इज द सब्जेक्ट, एनीथिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन और एक्शन डूअर हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं। वो एक्शन डूअर भी हो सकता है या कोई भी चीज जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, जिसके बगैर सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, वो सब्जेक्ट होता है। जैसे द ग्लास इज ब्रोकन, इसमें ग्लास जो है ये सब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ अटेंशन अटेंशन ग्लास है। अली इज ऑनेस्ट में अली इज सब्जेक्ट बिकॉज अली इज द सेंटर ऑफ अटेंशन। अच्छा जी, इसी तरह देखिए सडनली द चाइल्ड वोक अप, इसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो क्या है, व्हाट इज द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? बेटे एजेक्टिव की अभी हमने पूरी क्लास करनी है। एजेक्टिव का टॉपिक मैंने आप लोगों को कवर करवाना है अभी रूल्स के साथ। इस सेंटेंस के अंदर जो आपके पास सब्जेक्ट है दैट इज द चाइल्ड, यस, चाइल्ड आपका सब्जेक्ट है। इसी तरह ऑन द टेबल वर प्लेस द प्लेट्स, इसके अंदर क्या सब्जेक्ट है? प्लेट सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है, स्टार्ट में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। बस ख्याल आपने ये करना है कि ये आपका कोई भी ऐसी चीज जो सेंटर ऑफ अटेंशन होती है किसी भी सेंटेंस में, वो आपका सब्जेक्ट होती है। ऑन द टेबल वर प्लेस द प्लेट्स, व्हाट वाज प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो द प्लेट्स, प्लेट्स आपका सब्जेक्ट है। सडनली द चाइल्ड वोक अप, हु वोक अप? द चाइल्ड वोक अप, सेंटर ऑफ अटेंशन। हु इज ऑनेस्ट? अली इज ऑनेस्ट, सेंटर ऑफ अटेंशन। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे हम देखें फर्स्ट कंडीशन तो सबसे पहले हमारे पास रिवर्स वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है। रिवर्स वर्ब एग्रीमेंट में बेसिकली उसने किया ये होता है कि वर्ब पहले लगाया हुआ होता है और सब्जेक्ट्स बाद में लगाए हुए होते हैं, और ये चीज हमें कंफ्यूजन करती है और हम गलत वर्ब चूज कर लेते हैं या गलत वर्ब लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है जी, देयर आर और इज अ पेन एंड अ पेंसिल ऑन द टेबल। तो
पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि एक पेन है और एक पेंसिल है, दो चीजें हैं। क्योंकि अगर ये सेंटेंस हम सीधा लिखते तो बनता अ पेन एंड अ पेंसिल आर ऑन द टेबल। हम ये ना लिखते हैं पेन एंड अ पेंसिल इज ऑन द टेबल, दैट वुड बी इनकरेक्ट। दो सब्जेक्ट्स हैं तो हमारा जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। जैसे हम ये नहीं कहते देयर इज पीपल इन द पार्टी, देयर आर पीपल प्रेजेंट इन द पार्टी। तो हम ये वाले जो आपका सब्जेक्ट्स है इसको देखते हुए अपना वर्ब लगाते हैं। इसी तरह देखिए, अगला सेंटेंस है जी, इन द गैराज वर पार्क द बाइक एंड द कार। अब दो चीजें हैं, बाइक एंड द कार, एंड दे आर पार्क्ड इन अ गैराज। तो हम कहेंगे इन द गैराज वर पार्क्ड अ बाइक एंड अ कार। सिंपल सेंटेंस बनेगा तो बनेगा अ बाइक एंड अ कार वर पार्क्ड इन द गैराज। लगा देता है, सब्जेक्ट्स बाद में लगा देता है। आपने ख्याल ये करना है कि सब्जेक्ट्स अगर प्लूरल हैं, एक से ज्यादा हैं, तो आपने जो वर्ब लगाना है वो भी प्लूरल लगाना है। इज दैट क्लियर जी? उसके बाद आगे हमारे पास सॉरी, नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो मॉडल वर्ब्स का आता है। मॉडल वर्ब्स में हमारे पास कौन से वर्ब्स होते हैं? जैसे विल, वुड, शैल, शर्ट, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। इनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। बेसिकली ये एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर बता रहे होते हैं। जैसे कैन जो है वो एबिलिटी शो कर रहा होगा, विल जो है वो फ्यूचर में होने वाली चीज को शो कर रहा होगा। इसी तरह जो आपका मस्ट है वो आपका शो कर रहा होता है किसी भी चीज की इम्पल्शन को, कि इट इज कंपल्सरी। इसी तरह जो शुड है वो सजेशन को शो कर रहा होता है। विल और शेल दोनों फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और विल और शेल की दोनों की पास्ट फॉर्म होती है वुड। ऐसा नहीं होगा कि विल की वुड होगी और शेल की शुड होगी, नो इट इज इनकरेक्ट। विल और शेल दोनों की जो पास्ट फॉर्म होती है दैट इज वुड। शुड जो है ये अलग है और मस्ट अलग है। शुड जो है इसके अंदर आप सजेशन दे रहे होते हैं, और मस्ट में आप ऑब्लिगेटरी बना रहे होते हैं किसी भी चीज को। जैसे हम कहते हैं जी, यू मस्ट ऑब्लिगेटरी फॉर द अदर पर्सन कि वो यहाँ पर स्मोक ना करे। अच्छा जी, अब अगर हम इनके बाद वर्ब इस्तेमाल करते हैं, मॉडल वर्ब्स के डायरेक्ट बाद कोई मेन वर्ब आता है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी कहते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मैंने बताया था एस या एस के बगैर और टू के बगैर होती है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई शेल कम इन टाइम, आई, अच्छा, इसी तरह माई ब्रदर माइट सक्सीड। ठीक है, डायरेक्ट वर्ब अगर इनके बाद आए। अच्छा, अगर इनके बाद डायरेक्ट वर्ब ना आ रहा हो, हैज हैव हैड में से हमें कुछ चूज करना पड़े, तो वी ऑलवेज चूज हैव। जैसे आई शैल हैव रिटन द ऐसे बाय मंडे, ही विल हैव रिटन द ऐसे बाय मंडे, ही विल हैव गॉन। हैज हैव हैड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। बट वट यू नीड टू नो इज आफ्टर मॉडल verbs we always use have। ना तो हमने, वी आर नॉट सपोज टू यूज इधर। दैट वुड बी इनकरेक्ट। फिर हमारे पास ये सेमी मॉडल वर्ब्स आते हैं। सेमी मॉडल वर्ब्स में हमारे पास जो वर्ब्स होते हैं वो होते हैं जी, ought टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू, हैड बेटर एंड वुड रादर। हम्म, ought टू भी हमारा मस्ट की जगह पर यूज हो सकता है। इसके अंदर भी कोई ऑब्लिगेशन होती है, जैसे यू ought टू फॉलो द डायरेक्शंस, यू मस्ट फॉलो द डायरेक्शंस, ही मस्ट फॉलो द डायरेक्शंस, ही ought टू फॉलो द डायरेक्शंस। ठीक है, इसी तरह आई आई ought टू ओबे माई बॉस, सॉरी।
उसके बाद आगे देखें जी, तो नीड नॉट है, इसका मतलब होता है जरूरत नहीं है। एंड आफ्टर नीड नॉट वी आर नॉट सपोज टू यूज टू, वी आर नॉट सपोज टू यूज इन्फिनेटिव, हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे यू नीड नॉट वरी, हम अक्सर कह देते हैं यू नीड नॉट टू वरी, दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, यू नीड नॉट वरी होता है। इसी तरह डेयर नॉट का मतलब जरूरत ना होना है, कि यू डेयर नॉट गो आउट इन द स्कॉचिंग हीट। ठीक है, इसी तरह यूज्ड टू जो है, ये हम पास्ट रिपीटेड एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी यूज टू प्ले वीडियो गेम्स इन आवर चाइल्डहुड, हम बचपन में वीडियो गेम्स खेला करते थे। पास्ट रिपीटेड एक्शन, वी यूज टू प्ले वीडियो गेम्स इन द चाइल्ड। उसके बाद जी हैड बेटर है, हैड बेटर जो हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं जी बेहतर रहेगा, मुनासिब है की सेंस में। आई हैड बेटर लीव बिकॉज इट इज टू लेट, मेरे लिए मुनासिब है कि मैं चला जाऊं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, अब एक चीज का आपने इसके अंदर ख्याल करना है कि हैड बेटर जो है ये मॉडल वर्ब है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये बेयर इन्फिनिटिव्स आते हैं इनके बाद, सेमी मॉडल वर्ब्स के बाद भी वी आर नॉट सपोज टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे अगर आपने हैड देख लिया है तो आप कहें इसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, नो। हैड बेटर जो है इट इज अ सेमी मॉडल वर्ब एंड वी आर सपोज टू यूज bare infinitive after semi modal verbs as well। ठीक है जी, इसी तरह would rather और had rather जो है, इसमें आप प्रेफर कर रहे होते हैं किसी एक चीज को दूसरी पे। जैसे I would rather die than beg, या I had rather die than beg। क्लियर है जी। उसके बाद जो हमारे पास आगे आते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स में हम सिर्फ तीन हेल्पिंग वर्ब्स को देखेंगे, डू डज और डिड को। डू डज और डेट, ये आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया होगा, उसके अंदर हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें देखें जी, अगर तो हम डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस और एस, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस है विदाउट डज, तो हम कहेंगे ही लाइज, वो झूठ बोलता है। वो झूठ नहीं बोलता है, ही डज नॉट लाई, वो झूठ, उसने झूठ नहीं बोला, ही डिड नॉट लाई। अच्छा, अगर हमें इनके बाद हैज हैव हैड में से कुछ चूज करना पड़े तो वी ऑलवेज चूज हैव। जैसे ही डज नॉट हैव अ कार, ही डिड नॉट हैव अ कार, आई डू नॉट हैव। इनके बाद भी हमने हैज या हैड का इस्तेमाल नहीं करना होता। हेल्पिंग वर्ब्स डू डज या डिड के बाद भी हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आगे चलें तो आगे हमारे पास इन्फिनेटिव है, तो ये आप लोगों को पता है कि इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आप लोगों को क्लियर है। टू के बाद आपने हैज हैव हैड में से हमेशा हैव इस्तेमाल करना है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे अगर सिंपल सेंटेंस है, अगर आपका प्रेजेंट में है तो आप कहते हैं आई वॉन्ट टू राइट अ पोइम, पास्ट में है आई वॉन्टेड टू राइट अ पोइम। अच्छा, इसी तरह अगर हमने टू के बाद हैज हैव हैड में से कुछ इस्तेमाल करना है तो विल ऑलवेज यूज हैव। जैसे ही सीम्स टू हैव अ नाइस आइडिया, क्लियर है जी, ही सीम्ड टू हैव अ नाइस आइडिया। उसके बाद आगे चलें तो आगे हमारे पास 15 वर्ड एग्रीमेंट आता है। इसमें हमारे पास एक तो नो फैमिली आती है जिसमें नो वन नोबडी आती है, एनी फैमिली आती है, एनी वन एनीबडी एनीथिंग, एवरी फैमिली आती है, एवरी वन एवरीबडी एवरीथिंग, एंड सम फैमिली समवन समबडी समथिंग। और इसके साथ तीन और वर्ड्स आते हैं, नाइदर आइदर और ईच। इन सब के बाद आप सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाइदर ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग होगा, आर इंटरेस्टिंग नहीं होगा। अब नाइदर ऑफ द बुक्स क्यों लगाया है हमने, नाइदर ऑफ द बुक क्यों नहीं लिखा, ये आप लोग मुझे बताएं। वाई डिडंट वी राइट नाइदर ऑफ द बुक?
हाँ, बेसिकली होता ये है, नाइदर ऑफ द बुक्स से मुराद है किताबों में से कोई भी किताब नहीं, ऑप्शन देते हैं हम। जैसे मैं कहती हूँ वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक लड़का, वन ऑफ द बॉयज, तो नाइदर ऑफ द बुक्स, वन ऑफ द बॉय तो नहीं होगा, इसी तरह नाइदर ऑफ द बुक भी नहीं होगा, नाइदर ऑफ द बुक्स इज इंटरेस्टिंग, नन ऑफ द बॉयज वॉज रेडी। इसी तरह ईच आप एक के साथ लिखें या ईच आप सबके साथ लिखें, वी आर सपोज टू यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर देम। ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच पेरेंट एंड ईच सर्वेंट इज हैप्पी होगा, आर हैप्पी नहीं होगा। इसी तरह अगर आप ईच एक जगह पे लिख के आगे लिख देते हैं तो भी वी आर सपोज टू यूज द सेम प्रोसेस, ईच बॉय गर्ल पेरेंट एंड सर्वेंट इज हैप्पी। एवरीबडी, इसी तरह एवरीबडी अमंग द स्टूडेंट्स वाज लेट होगा, वर लेट नहीं होगा। इसी तरह नथिंग बट नॉवेल्स इज माय वीकनेस होगा, नथिंग बट नॉवेल्स आर माय वीकनेस नहीं होगा, बिकॉज आवर मेन सेंटेंस इज नथिंग इज माय वीकनेस। उसके बाद आगे चलें तो आगे हमारे पास नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स आ जाते हैं। इन नॉन एसेंशियल, व्हाट आर द नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, जिनको आप सेंटेंस से ऑमिट भी कर दें तो आपका सेंटेंस क्लियर होगा, आपके सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन आइडिया आपका वही रहेगा। जैसे अली हु इज द ऑनर ऑफ 4 फैक्ट्रीज इज एन ऑनेस्ट मैन, हमारा मेन सेंटेंस है अली इज एन ऑनेस्ट मैन। तो दरमियान में ये जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो ये हैं, हु इज द ऑनर ऑफ 4 फैक्ट्रीज। अब ये हु इज ऑनर ऑफ 4 फैक्ट्रीज इज नॉन आर बेसिकली नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स, जिनको या तो हम दो कॉमास के दरमियान में लिखते हैं, दो ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखते हैं, या ऑफ के बाद लिखा जाता है। लेकिन वी ऑलवेज सी के सब्जेक्ट को कौन सा वर्ब लग रहा है। तो यहाँ पर अली इज एन ऑनेस्ट मैन, इज जो है ये सब्जेक्ट अली का वर्ब है। फैक्ट्रीज को देखते हुए आर हमने यहाँ पर नहीं लगाना, बल्कि अली को देखते हुए हमने यहाँ पे इज लगाना है। इसी तरह आगे देखें जी, द फादर ऑफ 6 sons and 5 daughters इज इन द मेंटल हॉस्पिटल, तो मेन सेंटेंस है द फादर इज इन द मेंटल हॉस्पिटल। Similarly, the painter, who is a friend of my brother's, paints excellent pictures. So again, the painter paints excellent pictures. Our main subject is painter and its verb is paints. We are not supposed to follow brothers for verb. हम ये नहीं कहेंगे कि the painter who is the friend of my brothers paint excellent pictures. That sentence would be incorrect. We always follow the main subject while writing the verb. The painter paints excellent pictures. उसके बाद आगे देखें जी, आगे हमारे पास फर्स्ट वर्ड फोकस है। फर्स्ट वर्ड फोकस में हम ये देखते हैं, फर्स्ट सॉरी वर्ड को देखते हुए या फर्स्ट ऑब्जेक्ट को देखते हुए आप अपना वर्ब लगाते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस, अच्छा वो वाले वर्ड्स जो इनके साथ अटैच हो, अलोंग विद, टुगेदर विद, ऑफ, नॉट, बट, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इनके साथ जब भी अटैच होते हैं तो वी ऑलवेज फॉलो द फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट सब्जेक्ट while writing its verb. जैसे हमारे पास सेंटेंस है, the teacher along with his students is happy. Now here in this sentence what we are supposed to do is to find the main verb and ignore the rest of the non-essential elements that are connected with along with. So our main sentence would be the teacher is happy, right? Similarly, in the second sentence, we have I as well as he am honest. So why are we not supposed to use he is honest? Because we always follow the first word while writing the verb. If we are connecting our subjects with these words, along with, together with, of, not. But if we use and at the place of as well as, we are supposed to write are. I and he, बल्कि he and I are honest. फिर ये आएगा.
But if we are using as well as a connector, we are supposed to follow the first word or first subject. I as well as he am honest, right? Coming towards the next sentence, nothing except novels pleases me. This is what we have already covered in the last slide. Our main idea was nothing but novels is my weakness. तो यहाँ पर भी we are having the same thing, nothing but novels pleases me. तो our main idea is nothing pleases me. उसके बाद the next sentence is honesty not triers is important. तो honesty not triers are important नहीं होगा, that would be incorrect. All except Ali are present. अब यहाँ पर our main sentence is all are present except Ali is non-essential, so we'll just avoid it. उसके बाद आगे देखें तो आगे हमारे पास लास्ट वर्ड फोकस है. लास्ट वर्ड फोकस में वी यूज नाइदर नोर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो. If we connect our subjects with these connectors, we are supposed to follow the last word to write the verb. जैसे neither the teacher nor his students are happy. Now we are not following the first word or first subject, we are following the last word while writing the verb. Neither the teacher nor his students are happy. अगर यहाँ पर if we have this condition that we have a plural word here, neither the teachers nor their student, फिर हमारे पास we were supposed to write is. अगर यहाँ पर हमारे पास student होता, students है तो we are supposed to write are. Similarly, in the next sentence, neither the teacher nor his students nor the clerk is present. We always follow the last word. Either the girls or the boys or the teacher is talking about everyday's problems. So we are not supposed to write are talking about, we'll write is talking about everyday's problem because our last word is clerk, right? So the teacher. उसके बाद ही हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट आता है. Singular subject concept mein what we are supposed to do is we just need to check the context. If the context give us singular meaning, we'll use it as a singular word, and if the context give the plural meaning, we'll use it as a plural word or plural subject. For example, there are two sentences with bread and butter. Bread and butter are included in the shopping list. In this sentence, bread and butter are two different ingredients that are added in the shopping list. तो यहाँ पर हम plural इस्तेमाल करेंगे. Bread and butter are included in the shopping list. In the next sentence, we have bread and butter is difficult to earn. In this sentence, bread and butter are not like two different ingredients. इससे मुराद है bread and butter is difficult to earn कि रोजी रोटी कमाना मुश्किल है. क्लियर है जी? फिर in this sentence we'll use bread and butter is difficult to earn. We won't use bread and butter are difficult to earn. क्लियर है जी? यहां तक समझ आ गई है आप लोगों को? उसके बाद जी the next sentence we are having is 500 miles are being covered and 500 miles is a long distance. इस sentence में भी we are supposed to follow the same structure, same concept. जैसे in the first sentence 500 miles are being covered, as they are covered one by one, like we cover 1 mile and then the other and then the third. So we are supposed to consider it a plural subject. 500 miles are being covered, but in the second sentence 500 miles is a long distance. It is one singular subject. 500 किलोमीटर एक लंबा रास्ता है, so is a long distance. Same goes for the next two sentences. 5,000 rupees are being counted.
वन बाय वन करके काउंट किए जा रहे हैं, एंड 5,000 रुपीज इज अ ह्यूज अमाउंट, इज द in this sentence 5,000 rupees is a singular subject. Clear है जी? उसके बाद we have some fixed expressions like 2 and 2 make 4. 2 and 2 sorry, made 4 नहीं होगा, 2 and 2 makes 4 नहीं होगा, 2 and 2 make 4 होता है. uh, इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस इज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन है, वेट्स फॉर नन नहीं होगा, वेटेड फॉर नन नहीं होगा. These are the fixed expressions that the Britishers use as it is. We are not supposed to change them. Time and tide, wait for none. Right? Slow and steady, wins the race होगा, win the race नहीं होगा. इसके पीछे there is no logic behind these three sentences, that why they haven't used makes, or why haven't they used made or waited or win. These are the fixed expressions that they use as it is, so therefore we are supposed to use them as well in the same way they use it. उसके बाद जी हमारे पास फ्रैक्शंस हैं. फ्रैक्शंस के बारे में यू शुड नो वन थिंग, दैट फ्रैक्शंस कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड. फ्रैक्शंस हमारे पास होती कैसी हैं, जैसे हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, क्वार्टर ऑफ, 50% ऑफ, टू फोर्थ ऑफ. दे कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड. आप ये नहीं कह सकते हाफ्स ऑफ या वन थर्ड्स ऑफ, दैट वुड बी इनकरेक्ट. And the word that is used after these fractions basically depend on the noun that is used after the fractions. जैसे half of the plate is empty है, singular subject है, plate है, half of the plates are empty हो जाएगा. So the verb actually depends on the noun that comes after fractions. जो आपका verb होता है that does not directly depend on the fractions but on the noun that comes after fractions. इसी तरह 2/3 of the stadiums are crowded with people. क्लियर है जी? यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए. If you people have any question regarding this till now तो आप वो मुझसे पूछ लें. बेटा ये मीटिंग आई थिंक 5 to 6 मिनट्स के बाद ना खत्म हो जाएगी. जहां पर मीटिंग एंड होगी, तो अगर तो आप लोगों को नया लिंक नहीं आता तो we'll start it from the next class where we'll just stop it, या where the lecture ends. हम इस यहीं से ही नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर देंगे. इस वजह से मैं नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोगों का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें. नेक्स्ट पॉइंट से इन केस अगर नेक्स्ट पॉइंट करवाते हुए मीटिंग एंड हो जाती है, तो अगर तो इफ यू गेट द लिंक अगेन तो यू पीपल कैन ज्वाइन. इफ यू डू नॉट गेट द लिंक तो फिर ऑब्वियसली विल स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. क्लियर है जी यहाँ तक? ओके जी. हमारे पास जो अगला पॉइंट है दैट इज सिंपल कलेक्टिव नाउन्स. अब कलेक्टिव नाउन्स की अगर हम एक बेसिक सा एक आइडिया देख लेंगे, कलेक्टिव नाउन्स होते क्या हैं. किसी भी ग्रुप को आप कोई नाम दे देते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे ग्रुप ऑफ पर्संस है, हमने उसको पीपल कह दिया. ठीक है. ग्रुप ऑफ लाइन्स है, हमने उसको प्राइड कह दिया. ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, हमने उसको हर्ड कह दिया. ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, हमने उसको टीम कह दिया. ग्रुप ऑफ जजेस है, हमने उसको जूरी कह दिया. ठीक है. ग्रुप ऑफ शिप्स है, हमने उसको फ्लीट कह दिया. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, हमने उसको क्लास कह दिया. अच्छा, अगर तो विद इन द ग्रुप देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द स्टूडेंट्स, तो हम उसको सिंगुलर वर्ब लेंगे. अगर उसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उस कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर सब्जेक्ट लेंगे. लेकिन अगर उनके दरमियान में लाइक द ग्रुप ऑफ पीपल है या ग्रुप ऑफ जजेस है, उनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट है, जैसे वी हैव लाइक अ ग्रुप ऑफ 5 जजेस, तो हम उसको जूरी कह रहे हैं. अब अगर तो उन सबका डिसीजन एक ही है, 5 के 5 जजेस हैव द सेम डिसीजन, तो हम उसको सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर कहेंगे द जूरी इज यूनाइटेड इन इट्स डिसीजन. बट इफ 2 of them have different opinion,
और वन ऑफ देम हैव डिफरेंट ओपिनियन, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे और उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी प्लूरल होगा। जैसे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। क्लियर है जी? सिमिलरली द टीम इज प्लेइंग वेल, द टीम आर enjoying डिनर विद देयर फैमिलीज। जब उस सिंगुलर यूनिट है व्हेन दे आर प्लेइंग, व्हेन द टीम इज प्लेइंग, तो हम कहेंगे द टीम इज प्लेइंग वेल, हमने उसको सिंगुलर सब्जेक्ट लिया। लेकिन जब वो अपनी अपनी फैमिली के साथ डिनर एंजॉय कर रहे हैं तो उनकी आपस में यूनिटी खत्म हो गई है, तो फिर हम कहेंगे द टीम आर एंजॉयिंग डिनर विद देयर फैमिलीज। इसी तरह अगर द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इफ द एनिमल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हम कहेंगे द हर्ड इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बट if they are not united, if they just disperse, if they just like get different ways, different directions, तो हम उनको के साथ the herd is नहीं, the herd are लगाएंगे। the herd are running in different directions after seeing the wolf। क्लियर है जी? इसी के साथ हमारे पास फिर यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? सिंपल कलेक्टिव नाउन्स, सिंपल कलेक्टिव नाउन्स आपके पास सारे आ जाते हैं। फिक्स कलेक्टिव नाउन्स में हमारे पास ये ग्रुप है, जिसमें पुलिस की एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्लर्जी आप ग्रुप ऑफ प्रीस्ट को कहते हैं, पादरियों के ग्रुप को। पीपल आप ग्रुप ऑफ पर्सन को कहते हैं। कैटल आप ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहते हैं। वर्मिन आप ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहते हैं, इंसेक्ट्स को कहते हैं, सॉरी। फ्लोरा आप ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को कहते हैं। फौना ग्रुप ऑफ एनिमल्स को कहते हैं। पोल्ट्री का आपको पता है, जेंट्री कहते हैं जी ग्रुप ऑफ रिच पीपल को। और पर्सोनल जो है वो कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्कर्स को। इनके दरमियान में यूनिटी हो या डिसएग्रीमेंट हो, इनके साथ आपने हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगाना है। जैसे द क्लर्जी इन इंग्लैंड ड्यूरिंग 14th सेंचुरी वर करप्ट, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द वर्मिन आर डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स। यूनिटी है, डिसएग्रीमेंट है, इनके साथ हमेशा प्लूरल